तो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी का सुकून एफएम चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको कहानी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और एक शेयर जरूर करें। दोस्तों, ये कहानी जल्द ही खत्म होने वाली है, तो आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि अगली कहानी हमारी कैसी होनी चाहिए। लव कहानी होनी चाहिए, रोमांटिक कहानी, या फिर मार्शल आर्ट वाली ही कहानी आप सुनना पसंद करेंगे। तो चलिए, आज के 197वें एपिसोड में मैं मनदीप आपका फिर से स्वागत करता हूँ। शुरू करते हैं कहानी। समर और काला पिल्ला आगे बढ़ रहा था। वो लगातार उस नॉर्थ वेस्ट में ब्लैक माउंटेन पर पहुंच चुके थे। वहां पर एक घना और खतरनाक जंगल था। वो आगे बढ़ ही रहे थे, तब एक विशाल राक्षसी गिद्ध ने उन पर हमला कर दिया। समर ने बस अपना मुंह खोला और गोल्डन एनर्जी की एक किरण उस गिद्ध की तरफ फेंक दी। पलक झपकते ही गिद्ध के दिल में एक बड़ा सा छेद हो गया और वो ढेर हो गया था। समर ने उसकी राक्षसी गोली निकालकर पिल्ले को दे दी। इसके बाद वो आगे बढ़े। थोड़ा सा आगे बढ़ने पर अचानक उनके सामने की जमीन फट गई और एक विशालकाय मकड़ी उसके सामने आ गई। वो आत्म सुप्रीम किंगडम के पहले स्टेज पर थी। उसने समर पर अपना स्ट्रॉन्ग और जहरीला सफेद जाल फेंक दिया। आगे से समर ने अपनी फायर एम्परर तलवार से वार किया, लेकिन जाल नहीं कटा। तभी काले पिल्ले ने समर को समझाकर कहा, समर, तुम्हारी तलवार सिर्फ हेवन एम्परर लेवल की है, जबकि यह जाल सुप्रीम लेवल का है। समर उसकी बात तुरंत समझ गया। उसने अपनी उंगलियों के बीच गोल्डन ज्वाला प्रकट की, जिसका तापमान 8000 डिग्री था। उसने ज्वाला जाल पर फेंकी और मकड़ी का अभेद्य जाल राख में बदल गया। अपने जाल को नष्ट होता देखकर मकड़ी क्रोधित हो गई। वो गुस्से में अपने नुकीले पैरों से हमला करने के लिए आगे आई, लेकिन समर ने उसका पैर पकड़कर मरोड़ दिया। चटक की आवाज के साथ सुप्रीम लेवल के जानवर का पैर किसी सूखी लकड़ी की तरह टूट गया। समर ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, विशालकाय मकड़ी, मैं तुम पर ड्रैगन हड्डी का पावर इस्तेमाल करने जा रहा हूं। और यह कहकर उसने अपनी तर्जनी उंगली उठाई। ईश्वरीय ड्रैगन फिंगर तकनीक का इस्तेमाल किया। तभी एक गोल्डन लेजर किरण निकली, जिसने मकड़ी के सिर को भेद कर पीछे की पहाड़ में एक विशाल छेद कर दिया। इसके बाद समर ने मकड़ी का पेट चीरकर राक्षसी गोली निकाली और काले पिल्ले को दे दी। पिल्ले ने उसे चबाया और उसकी गोल्डन आभा गोल्डन हो गई। वो सुप्रीम किंगडम लेवल के हाफ स्टेज से आगे बढ़ गया था। उसकी बात सुनकर समर खुश हो गया। इसके बाद वो अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़े। तभी उनको एक भ्रम व्यू रचना मिली। समर ने टाइम पास न करके तुरंत अपनी दिव्य दृष्टि और नाइट एम्परर की मदद से उस भ्रम व्यू रचना को तोड़ दिया। इसके बाद उसने देखा कि वहां एक पत्थर की पट्टिका थी, जिस पर लिखा था, ब्लैक टाइगर माउंटेन, प्लेस ऑफ डेथ। समर ने पंच मारकर उस पट्टिका को चकनाचूर कर दिया और नीचे जाने वाली सीढ़ियों का रास्ता खोल दिया। इस रास्ते से वो एक जहरीली तलवारों के जाल को नष्ट करके अंडरग्राउंड पैलेस में पहुंचे। 10,000 वर्ग मीटर में फैले उस काले पैलेस में 5 किलर ट्रेनिंग ले रहे थे। एक अनजान युवक और कुत्ते को देखकर वे स्तब्ध थे। तभी एक किलर ने चिल्लाकर समर से पूछा, कौन हो तुम? तुम्हें यहाँ किसने भेजा है? आगे से जवाब में समर ने बिना कुछ कहे बस अपनी हथेली हिलाई और उस पर वार कर दिया। एक जोरदार धमाके के साथ वो किलर खून की धुंध में बदल गया। यह दृश्य देखते ही वहां खड़े सभी किलर्स गुस्से से भर गए। प्रतिशोध की आग में वो सभी एक साथ समर पर टूट पड़े। लेकिन समर स्ट्रैंगल हेल फिस्ट और अपनी ड्रैगन फिंगर के साथ साक्षात मौत बन गया था। उसके हर एक कदम के साथ एक किलर मारा जा रहा था। वो यमराज का दूसरा रूप बनकर उन पर टूटा। पहले उसके एक कदम पर एक किलर मर रहा था, अब हर एक कदम पर 10। समर आगे बढ़ता रहा। उसकी काली आभा ने पूरे होल को ढक लिया था। कुछ ही देर में सैकड़ों शव जमीन पर बिछ गई। पैलेस के बाहर के सभी किलर्स मारे जा चुके थे। तभी पैलेस के अंदर से एक दुबला पतला अधेड़ उम्र का आदमी बाहर निकला। उसके हाथ में एक लंबा खूनी लाल ब्लेड था। वो गोल्ड मेडल किलर था और अलायंस का नंबर 1 किलर। उसने बाहर का दृश्य देखा तो हैरान रह गया। उसने अलायंस के सभी किलर्स मारे जा चुके थे। उनके बीच एक काला पिल्ला और एक युवक खड़े थे। उसने घूर कर समर को कहा, तुमने वास्तव में हमारा हेडक्वार्टर ढूंढ लिया, लेकिन तुम्हें तुम्हारी मौत यहाँ खींच कर लेकर आई है। उसकी आंखें ठंडी रोशनी से भर गई थी। आगे से समर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, आज तक जिसने कहा कि मैं मरने के लायक हूं, वो पहले ही मर चुके हैं। तुम्हारा भी अब यही हाल होने वाला है।
उसकी बात अपमान भरी सुनकर उस किलर ने अपना ब्लेड उठाया और गुस्से में चिल्लाकर बोला, मैंने 999 लोगों को मारा है। तुम आज मेरा 1000 का रिकॉर्ड बनाने वाले लकी इंसान बनोगे। तुम्हें तो सम्मानित किया जाना चाहिए। आगे से समर ने अहंकार से कहा, मैंने 1999 लोगों को मारा है। तुम भी मेरे 2000 का रिकॉर्ड पूरा करवाओगे। तभी किलर ने अपना सुप्रीम लेवल का स्केल ब्लेड पूरी ताकत से समर की तरफ घुमा दिया। आगे से समर ने अपनी जगह से हिला तक नहीं। जब ब्लेड उसकी आंखों के करीब पहुंचा तो उसने अपनी 2 उंगलियां से उसे पकड़ लिया। किलर ये देखते ही सन्न रह गया। वो अपना ब्लेड खींचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो हिल भी नहीं पा रहा था। तभी समर ने हंसकर कहा, क्या मैं कुछ समय के लिए एक ब्लेड उधार ले सकता हूँ? सचमुच मैं तुमसे क्या पूछना है? इतनी सी बात का भी तुम बुरा थोड़ी ना मानोगे। मैं ये ले ही लेता हूँ। ये कहकर उसने ब्लेड छीन लिया। तभी किलर ने चिल्लाकर कहा, मुझे मेरा सुप्रीम लेवल का स्केल ब्लेड वापस कर दो। समर की आंखों में क्रूरता थी। उसने क्रूर मुस्कान के साथ कहा, मैंने तो सिर्फ तुम्हारा ब्लेड उधार लिया था। अब मैं तुम्हारा सिर उधार लूंगा। और ये ब्लेड उसी की तरफ घुमा दिया। उसने एक ही बार में नंबर 1 किलर का सिर धड़ से अलग कर दिया और उसकी आंखों में अभी भी अविश्वास जमा था। पलक झपकते ही नंबर 1 किलर मारा जा चुका था। वहीं समर ने ब्लेड की प्रशंसा की। अपनी एनर्जी उसमें डालकर पैलेस की तरफ एनर्जी का एक विशाल लहर छोड़ दी। वो पैलेस को नष्ट करने ही वाला था। अंदर से एक विशाल काले पंजे ने उसके हमले को रोक दिया। तभी एक भयंकर आवाज हवा में गूंजी, क्या तुमने अभी अभी हमारे स्कॉर्पियन अलायंस हेडक्वार्टर पर हमला किया? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ऐसा करने की? इसके बाद बिच्छू का मुखौटा पहने सतीश अलायंस का मास्टर उड़ता हुआ बाहर आया। वो आत्म सुप्रीम किंगडम लेवल के तीसरे स्टेज का फाइटर था। अपने सैकड़ों मरे हुए साथियों और अपने सबसे वफादार किलर का सिर कटा देखकर उसका दिल दुख और क्रोध से भर गया था। वहीं उसकी एनर्जी को महसूस करते ही काले पीले ने समर को चेतावनी देकर कहा, समर सावधान रहो, वो आत्म सुप्रीम किंगडम लेवल के तीसरे स्टेज का फाइटर है। वहीं अपने साथियों की हालात देखकर सतीश की आंखों में खून उतर आया था। वो समर को कच्चा चबा जाना चाहता था। तभी समर ने उसे लापरवाही से देखकर कहा, मुझे ऐसे मत देखो। तुम्हारे हाथ अनगिनत निर्दोष लोग मारे गए हैं। अब तुम लोगों को भी मरना पड़ेगा ना। ये सब कर्म है। तुम्हें इसके लिए किसी और को नहीं बल्कि खुद को दोष देना चाहिए। यह कहकर समर ने अपनी पकड़ काबू कर ली। स्केल ब्लेड को हवा में घुमाया और अंतिम युद्ध के लिए तैयार हो गया। आगे से सतीश ने भी अपने पावरफुल ब्लेड से समर पर हमला कर दिया। हालांकि सतीश का हमला तेज था, लेकिन जब ब्लेड की एनर्जी समर के चेहरे पर पहुंची तो वो बिखर गई। आत्म सुप्रीम किंगडम लेवल के तीसरे स्टेज का फाइटर होने के नाते वो अपनी विफलता से हैरान था, लेकिन वो रुका नहीं। उसने हवा में हाथ लहराए और एक भयानक हथियार निकाला, काला गहरा मारक भाला। यह 2 मीटर लंबा काला भाला था, जिस पर जटिल ताबीज उकेरे गए थे। यह सुप्रीम लेवल के चौथे स्टेज का हथियार था। जैसे ही इसकी मारक एनर्जी प्रकट हुई, उसने आसपास की डायमेंशन को विस्फोटित कर दिया। सतीश ने भाला घुमाया और समर पर एक जोरदार वार किया। समर ने बचाव के लिए अपना स्केल ब्लेड आगे बढ़ा दिया। यह जोरदार टक्कर हुई, धरती फट गई, धूल धूल किलर शव मिल गए। लेकिन अगले ही पर एक तिखी पिंक की आवाज गूंजी। इसके साथ ही समर का सुप्रीम लेवल का स्केल ब्लेड चकनाचूर होकर हवा में बिखर गया। समर को झटका लगा। उसके हाथ में सिर्फ हैंडल बचा था। उसने मन ही मन सोचा, धिक्कार है, ये सतीश का वाला तो वाकई खतरनाक है। सतीश ने जीत की मुस्कान के साथ उपहास करके कहा, हाँ, तुम्हारा हथियार नष्ट हो चुका है। अब मैं इस भाले से तुम्हारे दिल में छेद करूंगा, तुम्हें तड़पा तड़पा कर मार डालूंगा। और उसने अपनी काली जानलेवा आत्मा को बुलाया जो बादलों तक छा गई थी। लेकिन आगे से समर घृणा से हंसा। उसने चिल्लाकर कहा, अगर मैं तुम्हें अपनी असली पावर नहीं दिखाऊंगा तो तुम मुझे मूर्ख ही समझोगे ना। और ये कहकर उसने ईश्वरीय ड्रैगन मंत्र एक्टिवेट कर दिया, जिसके ऊपर एक विशाल ड्रैगन देवता का प्रेत आ गया। जब सतीश का भाला उसकी आंखों के सामने आया तो समर ने अपनी जगह से हिले बिना ही अपनी दाहिनी इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर उठाई और भाले की नोक को पकड़ लिया। यह देखते ही सतीश की आंखों में अविश्वास छा गया। उसका भाला, जिसने अनगिनत योद्धाओं का खून पिया था, समर की 2 उंगलियों के बीच फंस गया था। तभी समर ने सतीश की तरफ एक नजर डाली और अपनी उंगलियों से जोर से चुटकी काटी। एक धमाके के साथ भाले की नोक टूटकर जमीन पर गिर गई। ये देखते ही सतीश का चेहरा पीला पड़ गया। उसने खून की उल्टी की क्योंकि भाला उसकी आत्मा से जुड़ा था। दूसरी तरफ समर रुका नहीं। उसने अपनी उंगलियों से भाले के हिस्से को भी मरोड़ दिया। पलक झपकते ही वो किसी कीमती खजाना धातु के बकाया टुकड़ों में बदल चुका था।
ये देखते ही सतीश क्रोध से पागल हो गया। उसने गुस्से में चिल्लाकर कहा, बेवकूफ, तुमने मेरा भाला बर्बाद कर दिया। अब तुम्हें मरने से कोई नहीं बचा सकता। और उसने गुस्से में अपनी जानलेवा एनर्जी फिस्ट बनाई और समर पर वार किया। आगे से समर ने अपनी 7वीं फिस्ट ट्रैंगल हेल फिस्ट का इस्तेमाल किया और ये उसकी छाती पर जा लगी। एक बूम की आवाज के साथ सतीश का आत्मा एम्परर खजाना वस्त्र टूट गया, जिसने उसकी जान तो बचा ली, लेकिन वो गंभीर घायल होकर दूर जा गिरा। अपने सबसे कीमती खजाने हथियार को नष्ट होता देखकर सतीश डर गया था। उसे एहसास हुआ कि समर से वो जीत नहीं पाएगा, इसलिए उसने अपना आखिरी पत्ता खेला। उसने एक एंशियंट जर्जर काला स्क्रोल निकाल लिया और एक देवता जैसी पुरानी खौफनाक एनर्जी उसमें आ रही थी। तभी काले पिल्ली ने समर को चेतावनी देकर कहा, समर, सावधान, इसमें किसी देवता की एनर्जी है। सतीश का चेहरा पागल हो गया था। उसने अपने दांत भींच कर कहा, समर, तुमने मुझे एसेसिन एम्परर का स्क्रॉल इस्तेमाल करने पर मजबूर कर दिया है। अब तुम देखना, तुम्हें कब्र भी नसीब नहीं होगी। वहीं उसकी एनर्जी को महसूस करके समर को खतरा महसूस हुआ, लेकिन तभी उसके मन में फायर ड्रैगन ने आश्वस्त करके कहा, चिंता मत करो, ये सिर्फ एक खंडित आत्मा है, मैं इसे संभाल लूंगा। उसकी बात सुनते ही समर खुश हो गया। उसने निडर होकर उंगली उठाई और क्रूरता से कहा, मूर्ख, आ और अपनी मौत का सामना कर। मुझे तुम्हारी आत्मा में बहुत दिलचस्पी है। उसकी बात सुनकर सतीश ने क्रोधित होते हुए मंत्रोच्चार किया और स्क्रोल को एक्टिवेट कर दिया। स्क्रोल से एक काली रोशनी निकली, जिससे एसिसिन एम्परर की एक विशाल धुंधली आकृति आ गई। उसकी उपस्थिति ने पूरे पहाड़ को हिला दिया। आत्मा ने गूंजती आवाज में कहा, तुमने मेरी विरासत नष्ट करने की हिम्मत कैसे की? मैं आज तुम्हें खा जाऊंगा। लेकिन तभी आगे से समर ने अपनी मिडल फिंगर उठाई और बोला, तुम बहुत ज्यादा बोलते हो, अपनी बकबक बंद करो, मेरे हाथों से मरने के लिए तैयार हो जाओ। और उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। अपमानित होकर आत्मा गुस्से से एक तलवार में बदल गई, सीधे समर के माथे में घुस गई ताकि उसके शरीर पर कब्जा कर सके। वो उसकी आत्मा को पूरी तरह से खत्म कर देना चाहती थी। समर के मन के भीतर जीत की खुशी में वो हंस रही थी, लेकिन तभी उसकी नजर ऊपर उठ गई। वहां 2000 मीटर लंबा फायर ड्रैगन उसे घूर रहा था। फायर ड्रैगन की इतनी बड़ी आत्मा को देखकर वो बुरी तरह कांप गया। उसने घबराकर धीरे से बड़बड़ा कर कहा, ये कैसे संभव है? ये एक एंशिएंट ईश्वरीय ड्रैगन यहाँ समर के मन में क्या कर रहा है? तभी आगे से फायर ड्रैगन ने नफरत भरी आवाज में कहा, तुम गलत जगह आ गई हो। अब मैं तुम्हारा नामो निशान इस दुनिया से मिटा दूंगा। और ये कहकर उसने एक स्पिरिचुअल आग उगल दी। उसके हमले को देखते ही असिस्टेंट एम्परर ने एक स्पिरिचुअल ढाल बनाई, लेकिन फायर ड्रैगन की आग से टकराते ही ढाल कागज की तरह जल गई। देखते ही देखते वो आग उसको भी जलाने लगी, जिस वजह से वो दर्द से बुरी तरह चीखने लगा। उसकी चीखें समर के दिमाग में गूंजने लगी थी। पल भर में वो ग्रेट एंशिएंट आत्मा जलकर राख हो गई। फायर ड्रैगन ने उसकी बची हुई एनर्जी को एक स्नेक की तरह निगल लिया। इसी वक्त बाहर सतीश के हाथ में मौजूद काला स्क्रॉल भी जलकर राख हो चुका था। उसको ऐसे राख बंदा देखकर सतीश दंग रह गया। उसको समझ आ गया कि उसकी आत्मा अब खत्म हो चुकी है। वो डर और हैरानी से पत्थर की मूर्ति की तरह खड़ा बस काला स्क्रॉल देखता रहा। उसको संभलने के लिए 5 मिनट लगे। उसके बाद हकलाकर उसने समर से पूछा, तुमने उसे कैसे मारा? लेकिन आगे से उसकी बात की जवाब देने की बजाय हल्के से मुस्कुराकर समर ने कहा, अब तुम्हारी बारी है। शिकार अब खुद शिकारी बन चुका था और समर उसका शिकार करने के लिए पूरी तरह से तैयार था। उसके बाद सुनते ही सतीश भागने के लिए मुड़ गया, लेकिन समर पलक झपकते ही उसके सामने आ गया। समर ने उसकी आंखों में देखकर हल्के से मुस्कुरा कर कहा, तुम भाग नहीं सकते हो। और यह कहकर उसने अपना हाथ बढ़ाया, सतीश की गर्दन पकड़ ली और उसे हवा में उठा दिया। मौत के डर से सतीश ने गिड़गिड़ा कर कहा, समर, प्लीज मुझे जाने दो, मैं तुम्हारा नौकर बन जाऊंगा, जैसे तुम कहोगे वैसे करूंगा, प्लीज मुझे मत मारो। लेकिन आगे से समर ने ठंडेपन से कहा, मुझे तुम्हारे जैसे नौकर की जरूरत नहीं है। यह कहकर उसने अपने हाथ पर थोड़ा सा प्रेशर डाला। उसके साथ ही सतीश की गर्दन टूट गई। आंध्र प्रदेश देश का सबसे बड़ा किलर और युवराज का दाहिना हाथ मिट्टी में मिल गया था। अब मैदान साफ था। तभी काले पेले ने एक्साइटेड होकर समर से कहा, समर, चलो स्कॉर्पियन एसेसिन अलायंस के पैलेस के अंदर चलते हैं, अंदर खजाना हमारा इंतजार कर रहा है। उसकी बात सुनकर समर हल्के से मुस्कुरा दिया, फिर उसके साथ पैलेस की तरफ चल पड़ा। जैसे वो लोग अंदर आए, उन्होंने देखा अंदर एक कमरा गोल्डन रोशनी से जगमगा रहा था। उस कमरे में सोने, चांदी, जवाहरात, सबसे इंपॉर्टेंट लाइफ पावर पत्थर और
अनगिनत अमृत भी थे। खजाने को देखते ही काले पिल्ले ने खुशी से चिल्लाकर कहा, वाह, हम अमीर हो गए हैं, और अमृत खाने दौड़ा। समर ने भी कुछ गोलियां खाई। उसकी पावर बढ़ रही थी। लेकिन तभी समर के दिमाग में काला सफेद चक्की का पत्थर बाहर निकल आया। एक काले सफेद बॉन्डर की तरह उसने ढेर पर हमला किया और आधे से ज्यादा खजाना एक ही बार में निकल गया। समर और पिल्ला बस उसको हैरानी से देखते रहे। कुछ देर बाद जब समर को थोड़ा होश आया तो उसने चिल्लाकर कहा, चक्की धीरे करो, सब कुछ मत खाओ। लेकिन अराजकता का पत्थर अपनी दावत में मगन था। अराजक खजाने के रूप में काले सफेद चक्की के पत्थर की असीम पावर के सामने वो महज आदमाएं थी। ये सब देखकर काले पिल्ले का क्रोध भी सातवें आसमान पर पहुंच चुका था। उसने गुस्से में चिल्लाकर कहा, मेरी स्पिरिचुअल जड़ी बूटी, मेरी अमृत गोलियां, दुष्ट चक्की का पत्थर, तुमने वास्तव में सभी स्पिरिचुअल जड़ी बूटी अमृत खा लिए। वो दुखी हो रहा था। वहीं पिल्ले की शिकायत सुनकर चक्की का पत्थर मानो चैतन्य से हो उठा। वो घुमा और काले सफेद प्रकाश की एक किरण उत्पन्न की। बिजली की तरह कौंध गई। वो किरण पिल्ले से टकराई और उसे हवा में उड़ा दिया। पिल्ला दोबारा से जा टकराया। उसका मुंह खून से भर गया। उसकी आंखों में अब गुस्से की जगह डर थी। वो जानता था कि वो राजा खजाना है, जिसका उपयोग कभी आकाश को पृथ्वी से अलग करने के लिए किया गया था। भले ही वो पूर्वज कुत्ता था, लेकिन इस पावर के आगे वो कुछ भी नहीं। समर भी चक्की के पत्थर की पावर देखकर हैरान था। अपने दोस्त को चोट न पहुंचे, इसलिए उसने तुरंत अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी एक्टिवेट की। एक स्पिरिचुअल धागे के जरिए उसने चक्की के पत्थर को वापस अपने मन में बुला लिया। खतरा टलते देखते ही काला पीला लंगड़ाकर समर के पास आया, झुंझलाकर बोला, भाड़ में जाओ, अराजक चक्की का पत्थर अपनी रेपुटेशन का हकदार है, इसकी पावर अजय है। समर ने अफसोस से सिर हिला दिया। वो खजाना मनमानी करता था और अक्सर इसकी मदद की कीमत भारी मात्रा में स्पिरिचुअल जड़ी बूटियों से चुकानी पड़ती। फिर भी ये एक बेहतरीन लाइफ सेवियर था। इसके बाद उसने एक खाली कमरे पर नजर डाली। वहां के सभी अमृत और जड़ी बूटियां गायब थी, लेकिन सोना चांदी लाइफ और पत्थर और साधारण तकनीक बची हुई थी। समर ने मन ही मन में गाली देकर कहा, कितनी बड़ी खाने की मशीन है, मेरे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा, ये कितनी असभ्य बात है। वो मन में ये बात कह पाया था, जोर से कहने की उसकी हिम्मत नहीं थी। निराश होते हुए उसने कीमती सामान अपने स्टोरेज रिंग में डाला और फिर पिल्ले को बोला, पिल्ले चलो यहाँ से अब चले। पिल्ले ने भी हल्के में सिर हिला दिया। जाने से पहले समर ने स्कॉर्पियन अलायंस के हेडक्वार्टर को आग के हवाले कर दिया, जिससे वो पाप का गढ़ राख में तब्दील हो गया। जब वो वापस शहर में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि यह खबर पूरे शहर में जंगल की आग की तरह फैल गई। सराय में, सड़कों पर, हर जगह सब लोग इसी की चर्चा कर रहे थे। एक व्यक्ति ने अपने पास खड़े लड़के से कहा, जाहिर है मैंने इसके बारे में सुना है। स्कॉर्पियन अलायंस के मास्टर सतीश और सैकड़ों किलर्स को मार डाला, कोई भी जिंदा नहीं बचा। उसके बगल वाले लड़के ने धीरे से कहा, वो किलर कितना क्रूर था, उतना ही पावरफुल भी। उसने सब कुछ जलाकर राख कर दिया। समर और पेला, जो अब शैतान के रूप में कुख्यात हो चुके थे, भीड़ के बीच से गुजर रहे थे। काले पिल्ले ने धीमी आवाज में समर से कहा, ओ ये बेवकूफ लोग स्वार्थी हैं। स्कॉर्पियन अलायंस के किलर्स ने इनका शिकार किया था। अब जब हमने उनका बदला ले लिया तो ये हमारे बारे में भला बुरा कह रहे हैं। आगे समर ने रहस्य में मुस्कान के साथ जवाब देकर कहा, क्या तुमने नहीं देखा, जो लोग हमारे बारे में बुरा बोल रहे हैं वो नॉर्मल आत्म साधक नहीं हैं, बल्कि अनुचर हैं। उसकी बात सुनकर पिल्ले ने हैरान होकर कहा, अनुचर? समर ने उनको समझा कर कहा, वो सुप्रीम पावरों के सबऑर्डिनेट हैं। उनके कपड़ों पर बादल का लोगो देखो, जो मैंने युवराज के वस्त्र पर देखा, ये युवराज का रिवेंज है। समर खुद समझ गया था कि स्कॉर्पियन अलायंस युवराज का सीक्रेट सेना है। उसके विनाश ने उसे बौखला दिया था। उसने ये बात पूरे काले पिल्ले को समझा दी। उसकी बात सुनकर काले पिल्ले ने व्यंग करके कहा, समर मुझे लगता है क्राउन प्रिंस इस समय गुस्से में उगल रहा होगा। काले पिल्ले ने बिल्कुल सही कहा था। उधर महल में ठीक यही हो रहा था। युवराज का चेहरा पीला पड़ चुका था। उनके सारे जमीन पर ताजा खून का धब्बा था। उनका दाहिना हाथ कांपने लगा था। उनके सामने एक बिज्जू का मुखौटा और अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा था। ये 5 पॉइजन सेक्ट का मेंबर था। मुखौटाधारी ने युवराज को इन्फॉर्मेशन देकर कहा, हाइनेस, सब कुछ नष्ट हो गया हाइनेस, उनके संसाधन भी लूट लिए गए हैं। ये सुनते ही युवराज ने फिर से खून की उल्टी की। उसके बाद उसने गहरी सांस लेकर आदेश देकर कहा, तुम मेरे लिए जांच करो। स्कॉर्पियन अलायंस के विनाश के जिम्मेदार व्यक्ति को ढूंढो। मैं उसे राख में बदल दूंगा। उसकी बात सुनकर उस दयाल उम्र के आदमी ने सिर हिलाया और तुरंत काम पर लग गया।
इसी समय उधर दूसरी तरफ सड़क पर चलकर अचानक काले पीले की नाक फड़फड़ाई। वो तुरंत एक रेस्टोरेंट की तरफ भागा। समर उसको ऐसे भागता देखकर हैरान था। तभी काले पीले ने रेस्टोरेंट के अंदर एक कटोरे की तरफ इशारा करके समर से कहा, समर वो स्पिरिचुअल नूडल्स खा रहे हैं। उसकी बात सुनकर समर ने अंदर देखा तो पाया नूडल्स स्पिरिचुअल जड़ी बूटियों से बने हैं, जिनसे आकर्षक चमक और सुगंध आ रही थी। पीले ने इमोशनल होकर कहा, ये स्पिरिचुअल नूडल्स मुझे उन नूडल्स की याद दिला रहे हैं जो कियारा ने मेरे लिए पृथ्वी पर बनाए थे। वो मेरे फेवरेट हैं। और ये कहकर उसकी आंखें नम हो गई। वहीं कियारा का नाम सुनते ही समर का दिल भी बैठ गया था। उसके मन में भी यादों का एक सैलाब उमड़ पड़ा। उसने धीरे से बड़बड़ा कर कहा, कियारा, तुम कहाँ हो और कैसी हो? इधर वो दोनों कियारा को याद कर रहे थे। वहीं हजारों मील दूर डार्क आइस सेक्ट के बर्फीले विस्तार में कियारा एक चट्टान पर अकेले खड़ी थी। सफेद पोशाक में बिल्कुल बर्फ की देवी लग रही थी, लेकिन उसकी आंखों में विरह की वेदना थी। वो अपने हाथों में उस जल रोधी मनके को थामे थी जो समर ने उसे दिया था। तभी एक आहट हुई। विक्रांत सेक्ट का यंग मास्टर और एक अत्यंत हैंडसम युवक हाथ में एक दुर्लभ हिम कमल लिए उसके पीछे खड़ा था। वो जमीन को सिकोड़ने की तकनीक का इस्तेमाल कर पलक झपकते ही वहां पहुंच गया। उसने फूल कियारा की तरफ बढ़ाकर कहा, ये सुप्रीम लेवल का आइस कमल है जो मैंने खुद तुम्हारे लिए सिलेक्ट किया है। कियारा ने मुड़कर देखा। वो जानती थी कि इस फूल को स्वीकार करने का मतलब है लव प्रपोजल एक्सेप्ट करना। इसलिए उसको देखते ही उसकी भौहें तन गई। उसने ठंडे स्वर में कहा, मुझे ये पसंद नहीं है। ये कहकर वो विक्रांत के पास से ऐसे गुजर गई जैसे हवा हो। वहीं दृश्य देखकर दूर खड़े स्टूडेंट्स भी दंग रह गए। उनमें से एक लड़के ने हैरान होकर कहा, अरे, कियारा ने यंग मास्टर को ठुकरा दिया। वो कितनी पागल है। लेकिन कियारा को उसकी कोई परवाह नहीं थी। वो अपने ट्रेनिंग रूम में वापस चली गई, प्रैक्टिस करने लगी। उसका लक्ष्य स्पष्ट था। प्रैक्टिस करके उसने दृढ़ता से कहा, जान, जब तक मैं आत्म हेवन किंगडम लेवल में पुरस्कृत नहीं हो जाती, तब तक प्रतीक्षा करो। फिर मैं तुम्हें ढूंढने के लिए पूरी दुनिया को तो क्या, पूरे यूनिवर्स को छानना मारूंगी। और उसके मन में समर की यादें आने लगी। वहीं उधर इंद्र प्रदेश देश के चिलचिलाती धूप में शाही राजधानी को तपा रखा था। समर और काला पीला प्लेनेटरी एक्सिस फार्मेसी पहुंचे। समर का इरादा लूटे गए सोने चांदी को जड़ी बूटियों में बदलने का था। दुकान में प्रवेश करते ही एक यंग सेवक ने उनका स्वागत किया और सीधे मेन एल्केमिस्ट कमलनाथ की वर्कशॉप में ले गया। अंदर का नजारा अजीब था। कमलनाथ के बाल बिखरे हुए थे, चेहरा काले से पोता था, कपड़े जले हुए थे। स्पष्ट था कि भट्टी में विस्फोट हुआ है। समर को देखते ही कमलनाथ की आंखों में खुशी और शर्मिंदगी दोनों झलक पड़ी। तभी समर ने उनके पास जाकर पूछा, कमलनाथ, तुम्हें ये क्या हुआ? तुमने विस्फोट से खुद को घायल क्यों कर लिया? कमलनाथ ने सिर झुका लिया। उसके बाद धीरे से जवाब देकर बोला, मैं आइस सुप्रीम पिल को रिफाइंड करना चाहता था, लेकिन ये सफल नहीं हुआ। मैंने डार्क आइस वाटर मिलाया था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये फट जाएगा। उसकी बात सुनकर समर ने हल्के से सिर हिलाया और फिर बिखरे हुए टुकड़ों को उठाकर सूंघा। उसको सूंघते ही तुरंत प्रॉब्लम समझ आ गई। उसने कमलनाथ से पूछा, क्या तुमने डार्क आइस वाटर में बोहिनिया के पत्ते मिलाए थे? कमलनाथ ने सिर हिलाया और उसकी बात का जवाब देकर बोला, हाँ, बोहिनी के पत्ते तापमान कम करते हैं, जिससे अमृत स्थिर होना चाहिए था। उसकी बात सुनकर समर ने सिर हिलाया और धीरे से मुस्कुरा कर कहा, यही तो तुम्हारी गलती है। डार्क आइस वाटर का इस्तेमाल बोहिनी के पत्तों के साथ नहीं किया जा सकता। वो परस्पर विरोधी है। ठीक वैसे ही जैसे पानी और मिट्टी मिलकर जम जाते हैं, प्रेशर बढ़ने पर विस्फोट करते हैं। उसकी बात सुनकर कमलनाथ हैरान रह गया। उसने थोड़ा उलझन में कहा, लेकिन अल्केमिस्ट आर्ट्स कहती है कि वो साथ में काम करते हैं। समर ने कॉन्फिडेंस से कहा, वो तकनीक गलत है। उसने कमलनाथ को विस्तार से समझाया कि कैसे एलिमेंट्स का टकराव विस्फोट का कारण बना। कमलनाथ उसे श्रद्धा से देख रहा था। वो जानता था कि समर की नॉलेज उससे कहीं आगे है। कमलनाथ ने रिक्वेस्ट करके कहा, समर, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मेरा सपना एक सुप्रीम लेवल का अल्केमिस्ट बनना है। मुझे लगता है कि तुम ये मेरा सपना पूरा कर सकते हो। समर ने मुस्कुराकर उसकी बात का जवाब देकर कहा, कमलनाथ, तुमने नीलामी में मेरी मदद की, इसलिए मैं भी तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। और आज मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि सुप्रीम लेवल के अमृतों को कैसे रिफाइंड किया जा सकता है। याद रखो, हेवन एम्परर लेवल और सुप्रीम लेवल के बीच का सबसे बड़ा अंतर अमृत का कैटेगरी और प्योरिटी है। उसको ऐसे ही समझाकर समर ने उस छोटे से काले पुती वर्कशॉप में संतों के अल्केमी कला के रहस्य कमलनाथ के सामने खोलने शुरू कर दिए, जिससे वो एक साधारण अल्केमिस्ट के महान बनने का मार्ग प्रशस्त हो रहा था। उसको ऐसे ही
वहीं कमलनाथ के आंखों में अब समझ की चमक थी। समर के मार्गदर्शन ने उसके मन के कोहरे को छटा दिया था। उसने कृतज्ञता से सिर झुकाया और तुरंत अपनी काली अलकेमी भट्टी की तरफ मुड़ गया। यह भट्टी 2 आदमियों जितनी ऊंची थी, जिस पर जटिल काले ताबीज उकेरे गए थे। कमलनाथ ने गहरी सांस ली और अपनी लाल ज्वाला को भट्टी के नीचे प्रज्वलित कर दिया। स्पिरिचुअल जड़ी बूटियों, भट्टी, फायर और अल्केमिस्ट की स्पिरिचुअल पावर, यही 4 स्तंभ थे एक सफल अमृत के। कमलनाथ की पावर प्रचंड थी। 1 घंटे के भीतर भट्टी से ऐसी सुगंध उठी मानो किसी ने स्वर्ग का सूप परोस दिया हो। जब उसने भट्टी खोली तो उसमें से एक अंगूठे के आकार का हरा अमृत निकला, जिसके चारों तरफ एक दिव्य ताबीज चमक रहा था। उसको देखते ही कमलनाथ ने खुशी से चिल्लाकर कहा, सुप्रीम लेवल की गोली। कमलनाथ का दिल खुशी से भर गया था। अब वो शाही राजधानी का एकमात्र सुप्रीम लेवल का अल्केमिस्ट बन गया था। वो दौड़कर समर के पास आया। उसने झुककर प्रणाम करके कहा, समर, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारी मदद से मैं यह उपलब्धि हासिल कर पाया हूँ। और वो अपने घुटनों पर बैठने लगा। लेकिन आगे से समर ने उसे रोक दिया और कहा, अरे हम दोस्त हैं। तुमने नीलामी में मुझे लाइफ और पत्थर उधार देकर मेरी मदद की, जिससे मैं ड्रैगन बोन खरीद पाया था। अब मैंने तुम्हारी मदद की। दोस्त का यही तो उसूल है, एक दूसरे की मदद करना। इसलिए तो मेरा कर्तव्य था। तुम्हें यह सब करने की कोई जरूरत नहीं। कमलनाथ ने अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए समर को नवनिर्मित सुप्रीम लेवल के अमृत सौंपने की जिद की। समर ने भी बदले में अपनी अंगूठी से सोना, चांदी, अन्य कीमती सामान निकालकर कमलनाथ को दे दिए, क्योंकि उसे स्पिरिचुअल जड़ी बूटियों की सख्त जरूरत थी। सौदा पूरा करके समर और काला पिल्ला वापस सराय लौट गए, जहां उन्होंने वैष्णवी को छोड़ा था। लेकिन कमरे का दरवाजा खोलते ही उन्हें सन्नाटा मिला। वैष्णवी गायब थी। उसी जगह मेज पर एक कागज का टुकड़ा था, जिस पर काली शाही में लिखा था, समर, आधी रात को अचिन्हित आम कब्र पर आओ, वरना वैष्णवी मारी जाएगी। समर की आंखों में क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। उसने एक झटके में कागज को फाड़ दिया। काले पिल्ले ने भी दहाड़ कर कहा, उन्होंने वैष्णवी का अपहरण करने की हिम्मत कैसे की? जब मुझे पता चलेगा कि ये कौन है तो मैं उसके टुकड़े कर दूंगा। समर ने ठंडे स्वर में कहा, फाड़ देना बहुत दयालुता होगी। मैं उनकी हड्डियों को पीसकर धूल में मिलाऊंगा। समर ने अपनी भेदन दृष्टि एक्टिवेट की। उसकी दाहिनी आंख में गोल्डन रोशनी निकली, समय की परतों को चीरकर अतीत में झांकने लगी। धुंधले दृश्य में उसने एक कनखुजरे के मुखौटे वाले व्यक्ति को वैष्णवी का लेकर जाकर देखा। उसने तुरंत उस व्यक्ति का स्केच बनाया, सराय के बाहर निकल गया। बाहर निकलते ही उसकी मुलाकात लाल ड्रेस में सजी सलोनी से हुई। समर ने उसको देखकर पूछा, सलोनी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आगे से सलोनी ने कहा, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। वो रहस्यमयी एल्डर जिन्होंने तुम्हें सफेद हड्डी बेची थी, वो तुमसे मिलना चाहते हैं। समर ने रूखेपन से मना करके कहा, मेरे पास अभी समय नहीं है। और वैष्णवी की किडनैपिंग की पूरी बात बताकर उसे स्केच दिखाकर पूछा, क्या तुम इसे जानती हो? सलोनी ने चित्र देखा और गंभीर हो गई। उसने तुरंत उसको पहचान लिया था। समर को उसके बारे में बताकर कहा, ये 5 पॉइजन सेक्ट का सेक्ट मास्टर है। वो इंद्रप्रस्थ देश के कुख्यात हैं और आत्म सुप्रीम किंगडम के तीसरे स्टेज पर हैं। लेकिन समर, अचिन्हित आम कब्र बहुत खतरनाक जगह है, तुम वहां मत जाना। लेकिन समर ने आगे से दृढ़ता से कहा, वैष्णवी वहां है, उसको बचाने के लिए मुझे वहां जाना पड़ेगा। और ये कहकर वो काले पिल्ले के साथ उस आम कब्र की तरफ चल पड़ा। समर और काले पिल्ले ने वहां पहुंचकर देखा कि आम कब्रों में दृश्य बड़ा भयावह था। हड्डियों के ढेर मीलों तक फैले थे। जैसे ही समर ने हड्डियों के ढेर पर कदम रखा, एक हड्डी टूटने की आवाज गूंजी। तभी अंधेरे से हरी आंखों वाला एक सफेद प्रेत उनकी तरफ झपटा। उसको देखते ही समर ने चिल्लाकर कहा, हो, तुम तो मौत की तलाश में हो। उसके हाथ में फायर ड्रैगन एम्परर तलवार प्रकट हुई और एक ही वार में उसने प्रेत को जलाकर राख कर दिया। लेकिन तभी एक भयानक घोस्ट किंग उनके सामने आ गया, जिसके हाथ में एक ज़ोंबी सेबर थी। उसने समर पर वार किया और आगे से समर अपनी फायर एम्परर तलवार से उसका मुकाबला करने लगा। तलवार और सेबर के टकराने से भारी विस्फोट हुआ। समर हैरान था कि उसकी तलवार उस सेबर को काट नहीं पाई। वह हेवन एम्परर लेवल का हथियार था। तभी घोस्ट किंग ने मुंह खोलकर जहरीली ठंडी सांस छोड़ दी। समर ने बिना विचलित हुए अपनी उंगलियों से गोल्डन ज्वाला छोड़ी। गोल्डन ज्वाला ने तुरंत घोस्ट किंग को अपनी चपेट में ले लिया। एक धमाके के साथ उस भूत को राख में बदल दिया। इसके बाद समर और पिल्ला आगे बढ़ गए।
आगे जाकर उन्होंने देखा वैष्णवी एक खंबे से बंधी थी। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। वैष्णवी ने जैसे ही समर और काले पिल्ले को देखा, उसने चिल्लाकर दोनों वार्निंग देकर कहा, समर, पिल्ले यहाँ मत आओ, ये एक जाल है। लेकिन उसकी बात सुनने के बाद भी समर नहीं रुका। उसने जैसे ही आगे कदम बढ़ाया, जमीन से सफेद हड्डियां निकलने लगी और उन्होंने एक पिंजरे का रूप ले लिया। ये सुप्रीम स्केल्टन ट्रैपिंग व्यू रचना थी। वो उसको समझने की कोशिश कर रहा था। तब एक कर्कश हंसी गूंजी। आखिर तुम जाल में फांसी गए। इसके बाद कनखुजरे का मुखौटा पहने वो डेढ़ उम्र का आदमी अपने स्टैंड्स के साथ बाहर आ गया। उसने हंसकर कहा, मैं 5 पॉइजन सेक्ट का सेक्ट मास्टर हूँ। तुमने युवराज की सीक्रेट आर्मी स्कॉर्पियन अलायंस को नष्ट किया, इसलिए तुम्हें मरना पड़ेगा। लेकिन उसने डरने के बजाय इस समर पर हड्डी के पिंजरे में खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसने उपहास करके कहा, "हाँ, तुम्हें क्या लगता है ये हड्डियों का ढांचा मुझे रोक पाएगा? मेरी नजर में ये कचरा है।" समर के पास अराजकता के किंग की विरासत, ईश्वर की आंखें। उसने तुरंत व्यू रचना की कमजोरी को भांप लिया, चिल्लाकर बोला, स्ट्रैंगल हेल फिश, और एक पंच दे मारा। बिजली के स्पीड से एनर्जी की एक लहर ने उस कमजोर बिंदु पर वार किया, जिससे पूरा कंकाल जाल ताश के पत्तों की तरह बिखर गया और धुएं में बदल गया। वहीं 5 पॉइजन सेक्ट का सेक्ट मास्टर उसके स्टूडेंट्स ये सब अविश्वास से देखते रहे। सेक्ट मास्टर ने चिल्लाकर कहा, असंभव, ये नहीं हो सकता। समर ने उसको कोई मौका नहीं दिया। वो पलक झपकते ही सेक्ट मास्टर के सामने पहुंच गया। उसको ऐसे एकदम से अपने सामने देखकर सेक्ट मास्टर बुरी तरह से घबरा गया। घबराए हुए गुरु ने चिल्लाकर अपने सबोर्डिनेट्स को ऑर्डर दिया और उसका ऑर्डर पाते ही हजारों कीड़े, मकोड़े, मकड़ियां, वाइपर समर की तरफ दौड़ पड़े। लेकिन समर बिल्कुल शांत खड़ा था। उसने अपना बिजली रत्न निकाल लिया था और बोला, आज मैं तुम्हें बिजली का स्वाद चखाता हूं दोस्तों। और यह कहकर उसने बिजली के रत्न को एक्टिवेट कर दिया। डायमेंशन से 100 से अधिक लाल रंग की सुप्रीम बिजलियां निकली। यह दृश्य प्रलय जैसा लग रहा था। यह सब देखते ही सेक्ट मास्टर का चेहरा भय से विकृत हो गया। उसने सिर हिलाकर कहा, बिजली पर ऐसा कंट्रोल, ये कैसे संभव है? तभी समर ने दोबारा बिजली का आह्वान किया, लेकिन इस बार सेक्ट मास्टर ने भी टाइम वेस्ट नहीं किया। तुरंत एक काला ताबीज निकाला। उसने निकली एक रोशनी ने बिजली को रोक कर कहा, ये पॉइजन एम्पर का दिया हुआ ताबीज है। इसके होते हुए तुम मुझे नहीं मार सकते। वहीं समर ने जब देखा उसका हमला फेल हो गया, तो उसने तुरंत अपना बिजली रत्न वापस रखा और ठंडी मुस्कान के साथ बोला, कोई बात नहीं, अगर बिजली काम नहीं कर रही तो तुम्हारे लिए तो मेरी फिस्ट ही काफी है। ये कहकर उसने अपनी सांसों को केंद्रित किया और अपनी सबसे घातक फिस्ट, सातवें फिस्ट, को एक्टिवेट कर दिया। तभी एक विशाल फिस्ट एनर्जी ट्रांसिएंट ताबीजों से ढकी थी, आकाश को चीरती हुई। 5 पॉइजन सेक्ट के सेक्ट मास्टर के पास अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। एक जोरदार धमाके के साथ सेक्ट मास्टर का शरीर हवा में किसी फटे हुए गुब्बारे की तरह उड़ गया। वो खून की उल्टी करते हुए दूर जा गिरा। समर का पंच बिजली के समान गिरा था। 5 पॉइजन सेक्ट के सेक्ट मास्टर के कपड़े और हाथ की काली मुहर फट चुकी थी। अगर पॉइजन एम्पर का दिया हुआ वो कागजी ताबीज ना होता, तो समर के एक ही वार का सेक्ट मास्टर का शरीर 2 टुकड़ों में बट गया होता। सेक्ट मास्टर लड़खड़ा कर खड़ा हुआ। उसकी आंखों में अविश्वास था। वो ताबीज जो सुप्रीम किंगडम लेवल के 5वें स्टेज के हमले को भी रोक सकता था, लेकिन अब एक बारीक धागे की तरह टूटने की कगार पर था। सेक्ट मास्टर को यह समझ नहीं आ रहा था कि समर, जो सिर्फ आत्म सुप्रीम किंगडम लेवल के पहले स्टेज पर था, वो इतना विनाशकारी कैसे हो सकता था। वहीं समर ने उनको संभलने का मौका नहीं दिया। उसके शरीर से नरक की एनर्जी उफन पड़ी। उसने फिर से स्ट्रैंगल हेल फिस्ट, 7वीं चाल चली। उसके चारों तरफ टेडपोल के आकार के एंशिएंट ताबीज तैरने लगे। वो साक्षात यमराज दिखने लगा था। उसने दूसरा वार कर दिया। एक भयानक विस्फोट हुआ। समर के पंच ने पॉइजन एम्पर के ताबीज को धूल में मिला दिया। ताबीज काले धुएं में बिखर कर गायब हो गया। 5 पॉइजन सेक्ट का सेक्ट मास्टर कांप उठा था। उसका सबसे पावरफुल सिक्योरिटी कवच अब इतिहास बन चुका था। उसके पीछे खड़े स्टूडेंट्स भी भय से पीले पड़ गए। उन्होंने हैरान होकर कहा, यह असंभव है। सेक्ट मास्टर उसका ताबीज अजय थे। समर ने उसे कैसे नष्ट कर दिया? तभी एक स्टूडेंट्स ने डर के मारे चिल्लाकर अपने बाकी साथियों से कहा, हमें अब भागना होगा। वहीं सेक्ट मास्टर, जो अब अपराजित होने का दम भर रहे थे, उसने पहली बार प्लान का अर्थ समझा। स्टूडेंट्स को पीछे छोड़ते उसने अपनी ब्लड पावर जलाई और भागने की कोशिश की।
उसको भागता देखकर समर ने ठंडी हंसी के साथ कहा, का यार, तुम भाग नहीं सकते। समर की उंगलियों पर गोल्डन ज्वाला नाचने लगी। वो गोल्डन ज्वाला की बिजली की स्पीड से भागकर सेक्ट मास्टर पर जा टकराई। तभी रोंगटे खड़े कर देने वाली चीख गूंजी। ये ज्वाला कोई नॉर्मल ज्वाला नहीं थी, ये संत लेवल की ज्वाला थी। पलक झपकते ही 5 पॉइजन सेक्ट का सेक्ट मास्टर, उसकी हड्डियां और यहां तक कि उसकी आत्मा भी जलकर राख हो चुके थे। अपने सेक्ट मास्टर को ऐसे मरता देखकर सेक्ट स्टूडेंट्स में भगदड़ मच गई। वो दिशाहीन होकर भागने लगे, लेकिन काला पिल्ला तैयार खड़ा था। वो एक काली परछाई बन गया और अपने पंजे हवा में लहरा दिए। उसने एक के बाद एक सभी स्टूडेंट्स को काट डाला। कुछ ही पलों में पूरे सेक्ट का नामो निशान मिट गया। इसके बाद समर ने अपनी गोल्डन ज्वाला से उन सभी को राख बना दिया। वो सीधा वैष्णवी के पास गया और उसकी रस्सी काट दी। एक बुरी तरह से वो घायल थी। समर ने अपनी गोल्डन ज्वाला एनर्जी से उसके शरीर में भेज दिया और उसका पॉइजन का असर खत्म हो गया। तभी होश में आते ही वैष्णवी की आंखों में कृतज्ञता आ गई। उसने समर का शुक्रिया अदा करके कहा, शुक्रिया समर, अगर तुम न होते तो मैं आज मर जाती। समर ने आगे से कहा, शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं, चलो अब इस जगह से चलते हैं। जाने से पहले एक और आग लगाई और आम कब्रों को जलाकर प्योर कर दिया। इसके बाद वो वापस सराय पहुंचे, जहां सलोनी बेसब्री से समर का इंतजार कर रही थी। समर को सुरक्षित देखकर सलोनी का चेहरा खिल उठा। उसने प्रशंसा भरे स्वर में कहा, मुझे पता था कि तुम वापस आओगे। 5 पॉइजन सेक्ट का सेक्ट मास्टर तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं था। तभी समर ने उससे पूछा, तुम अब तक नीलामी घर वापस क्यों नहीं गई? सलोनी ने उसको याद दिलाकर कहा, मैंने बताया था ना, वो रहस्यमयी एल्डर तुमसे मिलना चाहते हैं। उसकी बात सुनकर समर ने सिर हिलाया। उसको याद आया कि सलोनी उसको लेने के लिए वहां आई थी। इसलिए समर ने काले पिल्ले की तरफ मुड़कर कहा, पिल्ले तुम यहीं रहो, वैष्णवी की रक्षा करो, मैं अभी सलोनी के साथ जा रहा हूँ। उसके बाद सुनकर पहले पिल्ले ने सहमति जता दी। वो अब इतना पावरफुल था कि एल्डर के अलावा कोई उसका सामना नहीं कर सकता था। वहीं समर और सलोनी एक विशेष गाड़ी में सवार हुए। ये गाड़ी सुप्रीम स्पिरिचुअल लकड़ी से बनी थी। उस पर सुरक्षात्मक ताबीज भी थे। शाही राजधानी की सड़कों पर गाड़ी हवा से बातें कर रही थी। कुछ ही देर में वो लोग भव्य इंपीरियल कैपिटल नीलामी घर के सामने पहुंच चुके थे। जैसे वो गाड़ी से उतरकर अंदर जाने लगते, वैसे एंट्री गेट पर खड़े गार्ड्स ने झुककर सलोनी का अभिवादन करके कहा, घर में आपका स्वागत है यंग मिस। लेकिन जब उन्होंने उसके साथ चल रहे समर को देखा, तो वहां मौजूद लोग और कर्मचारियों की आंखों में जलन आने लगी। तभी एक लड़के ने धीरे से कहा, अरे वो आदमी कौन है? वो सलोनी के साथ क्या कर रहा है? आगे से उसके पास वाले लड़के ने कहा, अरे मूर्ख, वो समर है जिसने तीसरी प्रिंसेस के साथ डिनर किया था। वहीं उधर सलोनी ने कनखियों से समर को देखकर कहा, तुम लड़कियों के मामले में बहुत भाग्यशाली हो समर। पहले तीसरी प्रिंसेस के साथ डिनर और अब मैं। उसके बाद सुनकर समर बस हल्के से मुस्कुरा दिया। वो जानता था कि एक सुंदर महिला के सामने दूसरी की बात करना मुसीबत को न्योता देना है। उसके मन में तो सिर्फ कियारा और पायल की छवि थी। उसी समय उधर शाही महल के अंदर सन्नाटा पसरा था, जिसने सिर्फ युवराज के कदमों की आवाज तोड़ रही थी। वो बेचैन था और उन्होंने अपने गुप्तचर को भेजा था, लेकिन कोई खबर नहीं आई थी। तभी काले कपड़े में लिपटा एक जासूस बदहवास हालात में अंदर जा गिरा। वो इतना डरा हुआ था, सीढ़ियों से लुढ़कता हुआ युवराज के पैरों तक पहुंच गया था। युवराज ने अधीरता से पूछा, मेरे गुप्तचर, क्या खबर है? क्या समर मारा गया? आगे से जासूस ने डर के मारे कांप कर जवाब देकर कहा, हाइनेस, हाइनेस, हालात अच्छे नहीं हाइनेस। सेक्ट मास्टर, उनके सभी लोग मारे जा चुके हैं। समर ने उन्हें जलाकर राख कर दिया। वो आदमी घमंडी है हाइनेस, उसने आपके दोनों हाथों को काट दिया है। ये खबर सुनते ही युवराज का चेहरा कागज की तरह सफेद हो गया। तभी उसके मुंह से खून का एक फुहारा फूटा। वो लड़खड़ाकर पीछे जा गिरा। उसके इस हालात को देखकर जासूस घबराहट के मूर्खतापूर्ण बारे बड़बड़ा कर बोला, महाराज, आप नहीं मर सकते। अगर आप मर गए तो मेरा क्या होगा? उसकी मूर्खता भरी बातें सुनकर युवराज का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। इस मूर्ख ने उसे मरने का श्राप दिया। आंखों में क्रूरता लिए युवराज ने अपना पैर उठाया और जासूस की छाती पर पूरी ताकत से दे मारा, जिससे जासूस का दिल कुचल गया। वो वहीं पर मर गया। युवराज ने दहाड़ कर कहा, कूड़े, तुम सब कूड़े हो। पैलेस की दीवारें में आवाजें गूंजने लगी। उसने बुरी तरह से चिल्लाकर कहा, इतने सारे लोग हैं और उनमें से एक भी समर को नहीं मार पाया?
इस समर आखिर चीज क्या है? वहीं उधर नीलामी घर के अंदर सलोनी समर को एक विशाल कमरे में ले गई। वहां का हर सामान विलासिता का प्रतीक था। काले लोहे की मेजें और 3000 साल पुरानी लकड़ी की कुर्सियां। कमरे के बीचों बीच ब्राउन कपड़ों वाला एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा था। उसके बाल सफेद थे और चेहरे पर झुर्रियां थी, लेकिन उसकी आंखें ऐसी थी मानो वो यूनिवर्स को आर पार से देख सकते हों। समर जैसे ही कमरे में गया, उसे एक भारी प्रेशर महसूस हुआ। ये आत्म हेवन एम्परर किंगडम लेवल की हाफ स्टेज की पावर थी। समर जानता था कि एल्डर एक ही थप्पड़ में उसका अंत कर देगा। वहीं एल्डर ने अपनी तीक्ष्ण दृष्टि समर पर गड़ा दी, मानो वो उसके हर रहस्य को खोलना चाहता हो। लेकिन समर के पास अपनी आभा छिपाने की अमर तकनीक थी, जिसकी वजह से एल्डर को सिर्फ एक नॉर्मल आत्म सुप्रीम किंगडम लेवल का युवक दिखाई दे रहा था। तभी एल्डर ने मुस्कुराकर समर से पूछा, तो तुम हो समर? समर ने सम्मानपूर्वक सिर झुकाकर कहा, जी एल्डर, आपसे मिलकर अच्छा लगा। समर आभारी था। इसी एल्डर ने उसे सफेद हड्डी बेची थी, जो असल में ड्रैगन की हड्डी थी, जिसने समर की तकदीर बदल दी। तभी आगे से एल्डर ने हंसकर कहा, ये देखकर अच्छा लगा कि घमंड की बजाय तुम में शिष्टाचार है। बच्चे, मैंने उस सफेद हड्डी पर बहुत अध्ययन किया, लेकिन उसकी मुहर को तोड़ नहीं पाया। मैं बस इतना जानता हूं कि वो अब नॉर्मल हड्डी थी। उसकी बात सुनकर समर चुप रहा। वो मन ही मन सोच रहा था कि बेशक आप उसे नहीं तोड़ पाए, लेकिन मैंने उसको तोड़ लिया। यह ड्रैगन की हड्डी थी, जिसे संत भी नहीं तोड़ सकते। लेकिन उसने बात गुप्त रखना उचित समझा। तभी एल्डर ने आगे बोलना शुरू किया। करीब 1 घंटे तक एल्डर ज्यादा बोलते रहे। समर धैर्यपूर्वक सुनता रहा, और अंत में एल्डर उसकी विनम्रता से प्रसन्न हुए। उसके बाद एल्डर ने हाथ हिलाकर कहा, ठीक है, अब तुम जा सकते हो। ये मेरी किस्मत थी कि मैंने वो तुम्हें हड्डी बेची। भविष्य में अगर कोई परेशानी हो और तुम्हें कभी भी मेरी हेल्प की जरूरत पड़े, तो मेरे पास जरूर आना। मैं हमेशा तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार खड़ा रहूंगा। तभी समर ने जाने से पहले मुड़ने वाला था। तभी एल्डर ने अपना इंट्रो देकर कहा, तुम मुझे स्काई शैडो मोनार्क कह सकते हो। और ये नाम सुनते ही सलोनी के पैरों तले की जमीन खिसक गई। वो जानती थी कि ये दादा के दोस्त हैं, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि वो स्वयं ग्रेट स्काई शैडो मोनार्क हैं। क्रिम्सन फायर महाद्वीप के 10 एम्पररों में से एक जिंदा किंवदंती। विशाल मीटिंग रूम में सन्नाटा पसरा था। ग्रेट स्काई शैडो एम्परर ने अपना झुर्रीदार हाथ हिलाया, जो समर और सलोनी के लिए प्रस्थान का संकेत था। सलोनी ने आदरपूर्वक सिर झुकाया, समर के साथ बाहर आ गई, और गलियारे में चलकर उसके चेहरे पर अभी भी विस्मय के भाव थे। उसने अविश्वास भरी फुसफुसाहट में कहा, समर, मुझे नहीं पता था कि हम आज ग्रेट स्काई शैडो मुनार को देख पाएंगे। कि देखकर सलोनी ने हैरानी से कहा, अब तो मुझे ये मत कहना कि तुम नहीं जानते कि वो कौन है। सलोनी ने उसकी शून्यता भांप ली थी। समर ने सिर हिलाकर कहा, अरे मुझे वास्तव में नहीं पता कि वो है कौन। उसकी बात सुनकर सलोनी ने गहरी सांस ली। उसके बारे में बताकर कहा, संक्षेप में कहूं तो वो एक आत्म एम्परर हैं। उन्होंने एक बार शैतान का दमन कई अरबों जाने बचाई थी। 500 साल पहले उन्हें डेड मान लिया गया था, लेकिन वो अभी भी जिंदा है। पूरा साउथ क्रिम्सन फायर कॉन्टिनेंट उनका सम्मान करता है। समर ने उसकी बात समझकर सिर हिलाया और मुस्कुराकर कहा, मैं भी उनका सम्मान करता हूँ सलोनी, लेकिन अब मुझे नीलामी घर छोड़कर सराय लौटना होगा। लेकिन सलोनी ने उसे रोककर कहा, समर, थोड़ा इंतजार करो। मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि तुम हमारे इंपीरियल कैपिटल नीलामी घर में शामिल हो जाओ। हमारे एल्ड्रोस से एक बात बन जाओ। उसकी आंखों में उम्मीद थी। वो जानती थी कि समर ने 5 पॉइजन सेक्ट के सेक्ट मास्टर को आसानी से हरा दिया। लेकिन समर ने विनम्रता और दृढ़ता से कहा, माफ करना यंग मिस, मुझे किसी भी फोर्स में शामिल होना पसंद नहीं है। और वो वहां से निकल गया। सलोनी बस खड़ी खड़ी उसकी पीठ की ओझल को देखती रही। उसने उसे हल्के से मुस्कुरा कर कहा, तुम वाकई में अनोखे इंसान हो। मैं तुम्हें और भी ज्यादा पसंद करने लगी हूँ। तभी हरे कपड़ों में एक सेविका उसके पास आई। उसने सलोनी की यह बात सुन ली। वो चिढ़कर बोली, यंग मिस, वो इतना घमंडी है। मुझे लगता है कि हमें उसे सबक सिखाने के लिए किसी को बुलाना चाहिए। उसकी बात सुनकर सलोनी का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उसने उस लड़की को डांट कर कहा, तुम्हें क्या पता? समर मेरे सबसे सम्मानित मेहमान है, फिर भी ऐसी बातें मत कहना। उसने अपना थोड़ा सोचकर ऑर्डर देकर कहा, समर का ध्यान पूर्वक पीछा करो
अगर तुम्हें लगे कि वो खतरे में है तो मुझे तुरंत बताना, हम उसकी रक्षा करेंगे। वहीं इधर दूसरी तरफ सराय लौट आया था, लेकिन आराम उसके भाग्य में नहीं था। एंट्री गेट पर दूसरा प्रिंस उसका इंतजार कर रहा था। प्रिंस ने समर को देखते ही उसके पास आकर कहा, समर, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। समर तुरंत बात करने के लिए मान गया। वो एक कमरे में गए। कमरे में जाते ही प्रिंस ने खिड़कियां और दरवाजे बंद कर दिए। इसके बाद वो बात करने में थोड़ा हिचकिचा रहा था। तभी समर ने उसको आश्वस्त करके कहा, सेकंड प्रिंस, हम दोस्त हैं, बिना हिचकिचाए बताओ क्या बात है। उसकी बात सुनकर प्रिंस ने धीरे से सिर हिलाया, एक गहरी सांस लेकर बोला, मेरे पिता ने मेरे और मेरे बड़े भाई के बीच एक कंपटीशन का ऑर्डर दिया है। इस कंपटीशन में जो जीतेगा वो आगे चलकर इंद्रप्रस्थ का भावी एम्परर बनेगा। ये कहकर उसने अपनी बात समझाकर आगे कहा, मेरे पिता गंभीर रूप से बीमार हैं। वो सिर्फ शाही स्पिरिचुअल फल से ही बच सकते हैं। जो लाएगा वही वारिस होगा। समर जानता था कि यह फल शाही लेवल का अमृत है जो दुर्लभ है। समर ने धीरे से कहा, ये फल इंद्र प्रदेश में शायद है ही नहीं, तुम इसे कहाँ ढूंढोगे? प्रिंस ने कहा, क्रिम्सन फायर डेजर्ट, मैं वहां यह फल ढूंढने जा रहा हूँ। उसकी बात सुनकर समर चौंक गया। क्रिम्सन फायर डेजर्ट को मौत की भूमि कहा जाता था। वहां जाने वाला कभी लौटना नहीं आता था। समर ने नीचे देखा तो काला पीला उसकी पैंट खींच रहा था। समर ने भौहें सिकोड़कर पूछा, तुम्हें मेरी पैंट क्यों पकड़ी है? काले पीले ने गंभीरता से जवाब देकर कहा, मैंने अपनी नाक से उस एरिया को सूंघा। मुझे वहां से आकाश पक्षी सांप की उपस्थिति गंध आ रही है। वो घायल है और उसे हमारी जरूरत भी है। उसकी बात सुनते ही समर के मन की दुविधा समाप्त हो गई। सांप उनका पुराना साथी था। वो उसको किसी भी कीमत पर बचाने वाला था। उसने कहा, मैं तुम्हारे साथ डेजर्ट पर जाऊंगा। प्रिंस की आंखों में चमक आ गई। उसने खुश होकर कहा, हाँ करने के लिए धन्यवाद समर, हम कल निकलेंगे। और यह कहकर वो वहां से निकलने की तैयारी के लिए वहां से निकल गया। प्रिंस के जाने बाद समर अपने कमरे में गया और वहां वैष्णवी थी। उसने उसे एक एम्पर लेवल का अमृत और एक उच्च साधना विधि देकर कहा, वैष्णवी से पियो और इस तकनीक की प्रैक्टिस करो, हमें कल इंपोर्टेंट मिशन पर निकलना है। वैष्णवी ने सिर हिलाकर अमृत लिया और तुरंत प्रैक्टिस शुरू कर दी। अमृत की पावर ने वैष्णवी के शरीर में क्रांति ला दी। कुछ ही घंटों में गोल्डन आभा के साथ वो आत्म हेवन एम्पर किंगडम लेवल पर पहुंच गई। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने समर का शुक्रिया अदा करके कहा, शुक्रिया समर, अब मैं अपने माता पिता का बदला ले पाऊंगी। समर ने कहा, कोई बात नहीं, सब कुछ हो जाएगा, मैं आगे चलकर तुम्हारा बदला लेने में मदद करूंगा। चलो अब रोना बंद करो, अच्छे काम करो, हमें कल एक खतरनाक मिशन पर चलना है। ये कहकर वो खुद भी आराम करने के लिए कमरे में चला गया। रात के 10 बजे अंधेरा चीरते हुए एक चमत्कार हुआ। नॉर्थ में स्थित क्रिम्सन फायर डेजर्ट से गोल्डन रोशनी का एक आकाश स्तंभ आवाज में उठ गया था। उस स्तंभ को देखते ही समर और काला पीला सराय की छत पर चले गए, पता लगाने के लिए यह रोशनी है क्या। उन्होंने देखा कि गोल्डन के बाद चांदी, नीली, बैंगनी, हरी रोशनियां फूट पड़ी, जिसके प्रकाश में पूरा इंद्रप्रस्थ देश जाग गया। आकाश में तैरती छवियों में दुर्लभ जड़ी बूटी और खजाने दिखाई दे रहे थे। वहां 2 शाही लेवल के अमृत भी चमके। सराय की छत पर खड़े समर और काले पिल्ले ने पूरा दृश्य देखा। तभी काले पिल्ले ने धीरे से कहा, समर, वहां कुछ तो असामान्य है, इसलिए मुझे आकाश पक्षी सांप की चिंता हो रही है। और यह सुनकर समर भी चिंतित हो गया। उसी समय शाही पैलेस में एम्परर अशोक मृत्युशैया पर थे। उनका शरीर सड़ रहा था। युवराज और दूसरे प्रिंस उनके सामने खड़े थे। तभी एम्परर ने कमजोर आवाज में उन दोनों से कहा, तुम दोनों जा सकते हो, मुझे सिर्फ तीसरी प्रिंसेस से बात करनी है। उसकी बात सुनते ही वो वहां से निकल गए। उनके जाने के बाद जब कमरे में सिर्फ वो अशोक और तीसरी प्रिंसेस रह गई थी, एम्परर ने प्रिंसेस की तरफ देखकर कहा, 1 साल पहले तुमने मेरी जान बचाई, बदले में अपनी पहचान छिपा ली। तुम कौन हो, जिया या रव्या? तीसरी प्रिंसेस रहस्यमय ढंग से मुस्कुराई। उसने धीरे से कहा, दोनों मैं ही थी, दोनों मैं नहीं थी। यह सिर्फ एक पुनर्जन्म था। पुनर्जन्म शब्द ने एम्परर को सिरहन में भर दिया। इसके बाद प्रिंसेस अपने महल में लौट गई और साधना में बैठ गई। आकाश का उसके साथ साधना में बैठते ही परी तारा चमक उठा। उसके चांदी की रोशनी सीधे प्रिंसेस के शरीर में सामने लगी। दूसरे सराय में समर ने अपनी दिव्य दृष्टि से तारों की रोशनी को महल में गिरते देखा। उसने धीरे से कहा, यह कौन है जो तारों की रोशनी सोख रहा है? वो पूरी तरह से हैरान था। यह एक अमर लेवल की तकनीक थी जो छोटे से देश में असंभव होनी चाहिए थी। वहीं समर यह देखकर हैरान था कि डेजर्ट के ऊपर चमकती रोशनी न ही इंद्रप्रस्थ बल्कि पड़ोसी देशों को भी अपनी तरफ आकर्षित कर रही थी। ईस्ट में फायर, सूर्य देश और महल
लाल बालों वाले एम्पर ने अपने बच्चों और प्रिंसेस को बुला लिया था। एम्पर ने उनसे कहा, 5 देशों की संधि के कारण मैं इंद्रप्रस्थ में प्रवेश नहीं कर सकता, लेकिन तुम दोनों जा सकते हो। तुम दोनों वहां जाकर शाही महल अमृत प्राप्त करो। अगर तुम लोग उसको प्राप्त करने में सफल रहे तो बाकी 5 राज्यों को जीत लोगे। दोनों भाई बहन जो आत्म सुप्रीम किंगडम के चौथे स्टेज पर थे, एम्पर की बात सुनकर उत्साह से भर गए। उसी समय तलवार सुप्रीम सेक्ट में एक हरे कपड़ों वाला उम्र का आदमी ने अपने स्टूडेंट्स के सामने और कोई नहीं आरुष को बुलाकर सबको उस तरफ भेजने का निर्णय लिया। आरुष ने भी प्रतिज्ञा लेकर कहा, मास्टर, मैं एम्पर स्पिरिचुअल फल जरूर लेकर आऊंगा। उसकी बात सुनकर मास्टर खुश हो गया। सेक्ट मास्टर ने उसे एक गोल्डन तलवार सौंप कर कहा, यह आत्म सुप्रीम किंगडम लेवल के 7वें स्टेज का स्पिरिचुअल खजाना है। इसे लो और जीत कर ही वापस आना। अब आखिर इस लड़ाई में कौन जीतेगा? क्या समर कभी जान पाएगा कि जिया, शेखावत और रव्या एक ही हैं? जानने के लिए जरूर अपनी कहानी पर एक कमेंट करके बताएं कि कहानी आपको कैसी लग रही है और आगे कहानी में क्या होगा। दोस्तों, कहानी जल्द ही समाप्त होने वाली है, तो आप लोग हमें जरूर बताएं कि कहानी आपको नई कैसी सुननी है। जल्दी जल्दी कमेंट करें और एक शेयर जरूर करें।